गरीब बहू वर्सेस अमीर सौतन का एक ससुराल में करवा चौथ। शांति का बेटा राघव अपनी पसंद की लड़की से शादी करके अभी अभी ही घर लौटा था। हे भगवान, तूने आज मेरी पूरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। शांति अपने बेटे की पसंद को स्वीकार नहीं कर रही थी। माँ, अपनी पसंद से शादी करना इतना भी गलत काम नहीं है। क्या आप मुझसे इतना ज्यादा सुनाओ? मैं इस लड़की को अपनी बहू रत्ती भर भी नहीं स्वीकारती हूँ, समझा? ऐसे बोलकर शांति चली गई। तुम चिंता मत करो हिमांशी, माँ एक दिन तुम्हें जरूर अपना लेगी। मैं जानती हूँ अभी वो गुस्से में है, इसीलिए वो किसी की भी नहीं सुनेंगी, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं माँ जी का दिल जीत सकूं। राघव को हिमांशी की बात सुनकर खुशी हुई और वो हिमांशी को भी अपने साथ कमरे में ले गया। अगली सुबह हिमांशी जानती थी कि उसकी सास उसकी पहली रसोई की रस्म कभी नहीं करवाएगी, इसीलिए उसने सुबह के समय ही सभी के लिए नाश्ते में बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर तैयार कर लिए। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। शुक्रिया राघव जी, जो आप मेरे लिए इतना सारा राशन लेकर आए। तुम्हें खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है और मेरी माँ को मनाना तुम्हारी। इस राशन से तुम्हें खुशी मिली और अब इन पकवानों से तुम माँ को खुश कर दो। राघव की बात सुनकर हिमांशी हल्की सी मुस्कुराई। बिल्कुल। ऐसे बोलकर हिमांशी अपनी सास के पास अपने बनाए पकवान ले गई। उसने खीर, पूरी, सब्जी और ठंडी ठंडी लस्सी बनाई थी। उसे लगा कि शांति इस सब से खुश हो जाएगी, लेकिन मुझे तेरे हाथ से बनी कोई चीज नहीं चाहिए। सासू माँ प्लीज, मुझे एक मौका तो दो। वहीं पर राघव भी खड़ा हुआ था। सिर्फ अपने बेटे के खातिर शांति ने नाश्ते की प्लेट पकड़ ली और फिर राघव काम पर चला गया। ये खाना है? ये किस तरह के पकवान है? नालायक, इतना सारा राशन बेकार कर दिया। ले जा इसे और दोबारा मेरे पास मत आना। शांति हिमांशी के इतने दिल से बनाए खाने की बुराई करते हुए चली गई। हिमांशी ने भी इस खाने को चखा, लेकिन उसे कोई भी कमी महसूस नहीं हुई। माँ जी का दिल कैसे जीतना है? हिमांशी बेचारी उदास हो गई। हिमांशी ने अपनी सास के बिना कहे ही घर के सारे काम किए, लेकिन फिर भी ओहो, वैसे घर में बहू बनकर आई है और जरा घर की हालत देखो, सफाई भी अभी तक नहीं की है। आने दो राघव को, उसे ही उसकी पत्नी के काम दिखाऊंगी। पर माँ जी, मैं पूरी सफाई कर चुकी हूँ। ओह अच्छा, तो इस इतने गंदे घर को तू सफाई कहती है? अरे तुझसे अच्छी सफाई तो 100 साल की बुढ़िया कर लेगी। हे भगवान, ये मेरा बेटा किस बहू को ले आया है मेरे लिए। शांति बस हिमांशी को इसी तरह से सुनाया करती थी। हिमांशी गरीब थी, जिसकी वजह से शांति चाहते हुए भी उसे अपना नहीं पा रही थी। ऐसे ही कई महीने बीत गए, लेकिन अभी तक भी शांति ने हिमांशी को अपनी बहू के रूप में नहीं अपनाया था। बेचारी हिमांशी अपनी सास को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी सारी ही कोशिशें नाकाम होती जा रही थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन राघव अपनी माँ के पास ही बैठा हुआ था। देख रहा है राघव बेटा, सुबह के 10 बज चुके हैं, अभी तक तेरी पत्नी मेरे लिए चाय भी बनाकर नहीं लाई है। शांति ऐसा बोल ही रही थी कि तभी हिमांशी उसके लिए चाय बनाकर ले आई। माफ करना माँ, आज आँख खुलने में जरा देर सी हो गई थी। अरे झूठ क्यों बोल रही है? तू हर रोज मुझे इतनी ही लेट नाश्ता देती है। माँ जी, 1 मिनट मुझे बोलने दे। देख राघव, तेरी पत्नी को मैंने तेरे लिए घर में रखा हुआ है, लेकिन मैं अपने लिए भी एक बहू चाहती हूँ जिसे मैं बहू बोल सकूं। मैं कुछ नहीं जानती, तुझे मेरी पसंद की लड़की से भी शादी करनी होगी। माँ, और हाँ, अगर तूने मना किया तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। ऐसे बोलकर शांति वहां से उठकर चली गई। राघव ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपनी माँ की जिद के आगे उसे घुटने टेकने पड़े और शांति की पसंद की एक अमीर घराने की लड़की प्रियंका से उसे शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। राघव की हाँ करने के बाद बस एक ही हफ्ते बाद ही प्रियंका शांति की बहू बनकर अपने ससुराल आ गई। शांति ने उसका गृह प्रवेश वगैरह सब कुछ बड़े ही अच्छे से करवाया। मेरी प्यारी बच्ची, देख, मैंने तेरी पहली रसोई के लिए ढेरों राशन मंगवा दिया है। जो भी तेरा मन हो वही बना देना। सासू माँ, मुझे कुकिंग नहीं आती, मैं तो बस पराठे ही बना सकती हूँ। कोई बात नहीं है, तू पराठे ही बना दे। मैं तो तेरे हाथ से बने पराठे भी बड़े मन से खाऊंगी। शांति अपनी अमीर बहू को बड़े ही प्यार से सब कुछ बता ही रही थी। ये सब कुछ देख हिमांशी को थोड़ा सा बुरा लग रहा था, लेकिन वो बेचारी इस सबको बस नजरअंदाज ही कर सकती थी। पर राघव के मन में हिमांशी के लिए प्यार जरा भी कम नहीं हुआ था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और अब करवा चौथ आने वाला था। बहू, अरे मेरी प्यारी बहू, अपने पति की लंबी उम्र के लिए तू भी करवा चौथ का व्रत रखना। सोच तो रही हूँ।
इसमें सोचना कैसा। देख, मैं तो तेरे पहले करवा चौथ के लिए कितना कुछ लेकर आई हूँ। शांति ने प्रियंका को हिमांशी के सामने नई साड़ी, नए गहने, उसकी सरगी के लिए फल वगैरह और श्रृंगार का सामान दिया। इन सब को पहनकर ही तैयार होना, फिर देखना राघव तुझसे नजर भी नहीं हटा पाएगा। सासू माँ, मेरा भी तो करवा चौथ। हाँ, तुम्हारा भी करवा चौथ होगा, लेकिन पता है इस करवा चौथ तुम्हें माँ जी क्या देंगी? घर से बाहर धक्का। मैं इस करवा चौथ इतनी खूबसूरत लगूंगी कि राघव जी तो तुम पर ध्यान भी नहीं देंगे और फिर वो तुम्हें खुद ही धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देंगे। ऐसे बोलकर प्रियंका जोर जोर से हंसने लगी। बेचारी हिमांशी उदास होकर अपने कमरे में आ गई। वो बेचारी अपनी सास का अपनी सौतन के लिए इतना अच्छा बर्ताव देखकर बड़ी ही दुखी थी। लेकिन राघव वही सब गहने, अच्छी साड़ी और सरगी का सामान हिमांशी के लिए भी लेकर आ गया। मैंने बोला था ना कि तुम्हें खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए तुम दुखी मत हो। मैं चाहता हूँ कि इन सब चीजों से श्रृंगार करके तुम मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखो। हिमांशी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन दोनों की ये सारी बातें प्रियंका ने सुन ली थीं। उसने ये सब कुछ अपनी सास को बताया। माँ जी, ये हिमांशी को ज्यादा ही सर चढ़ रही है, इसका घमंड तोड़ना होगा। तो फिक्र मत कर बहू, मेरा वादा है कल इस हिमांशी का घर में आखिरी दिन होगा। ऐसे बोलकर दोनों सास बहू ने एक प्लान बनाया और हिमांशी की साड़ी को दुबका दिया। बेचारी हिमांशी को राघव की लाई हुई साड़ी कहीं मिली ही नहीं। उसे अपनी माँ की एक पुरानी साड़ी ही पहननी पड़ी। ये अम्मा दादी अब भी मानने को तैयार नहीं है। रुक जा, तुझे तो अब मैं बताती हूँ। हिमांशी घर की ही सजावट में लगी हुई थी कि तभी प्रियंका ने उसी के पास जलता हुआ एक दिया रख दिया। उसने सोचा था कि हिमांशी की साड़ी का पल्लू उस दिए से टकराएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो बच गई। ये दिया किसी काम का नहीं निकला। ऐसे बोलकर प्रिया ने उस दिए को पीछे की तरफ फेंक दिया और उसके दिया फेंकते ही प्रियंका की साड़ी में ही पल्लू में आग लग गई और धीरे धीरे उसका पल्लू जलने लगा। अब आग ज्यादा बढ़ गई। तब प्रियंका को महसूस हुआ और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आया। आखिर में हिमांशी ही उसकी आवाजें सुनकर भागती हुई आई और उसी ने पानी डालकर जल्दी से प्रियंका की आग को बुझाया। हे भगवान, प्रियंका यहाँ आओ। प्रियंका बेहोश हो गई थी। हिमांशी ने डॉक्टर को बुलाया और प्रियंका का चेकअप करवाया। कुछ देर बाद उसे होश आ गया। तुमने मेरी मदद की, मुझे माफ कर दो हिमांशी। मैं तो तुम्हारे बारे में बहुत गलत थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई नहीं, तुम ऐसे माफी मत मांगो। ऐसे बोलकर हिमांशी अपने कमरे में चली गई। अब शांति और प्रियंका को हिमांशी की अहमियत और अच्छाई समझ आ चुकी थी। इस हादसे के बाद फिर कभी न प्रियंका और न ही शांति किसी ने भी हिमांशी से कोई दुश्मनी रखना बंद कर दिया और सभी मिलजुल कर रहने लगे। ये सब क्या है? मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि मेरा सामान मेरी सही जगह पर ही रखा करो। आप हमेशा मेरा सामान यहाँ वहाँ रखकर छोड़ देती हो। ओहो मेरी प्यारी बेटी, मैं तो बस तेरी चीजों को सही से संभाल कर रखती हूँ। ये देख, मैंने तेरे कपड़े यहाँ रखे हैं, तेरा इस्तेमाल करने का सामान यहाँ रखा है। तू है कि सारा सामान फैला देती है। सामान हमेशा मेरी आंखों के सामने होना चाहिए ताकि मुझे सामान ढूंढने में समय ना लगे। अब आप जाओ और जाकर कुछ काम कर लो। पंक्ति सुष्मिता की इकलौती बेटी थी, लेकिन पंक्ति अपनी माँ की जरा भी इज्जत नहीं करती थी। वहीं सुष्मिता के 3 बेटे थे जो उससे बहुत ही रूड तरीके से बात करते थे। कितनी बार समझाया है कि मेरे लिए ऐसे पराठे मत बनाया करो। अरे इतना तेल खाकर मेरे फेस पर बहुत ज्यादा पिंपल्स आने लगे हैं। माँ, मैंने कितनी बार कहा है मेरी फाइल यहाँ से वहां उठाकर मत रखा करो। अब देखो, इसके अंदर से मुझे एक पेज गायब दिखाई दे रहा है, पता नहीं कहाँ गया। मुझे पता है कि आपने ही मेरी ये फाइल छेड़ी होगी। बेटा नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने ये फाइल नहीं छेड़ी। और आशीष रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए सादा पराठा बना कर लाती हूँ जिसमें ना के बराबर तेल होगा। सुष्मिता जैसे तैसे करके अपने दोनों बेटों को ऑफिस भेज देती है, जिसके बाद उसका सबसे छोटा बेटा नींद से उठकर आता है। माँ, ओ माँ, अरे कहाँ हो तुम? कहीं दिखाई नहीं दे रही हो। सारा मूड खराब कर देती हो सुबह सुबह। मेरे लिए जल्दी से नींबू पानी बना कर दो। रात को ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से मुझे सिर में दर्द हो रहा है। राघव की बात सुनने के बाद सुष्मिता सुखाते हुए कपड़े ही छोड़कर आ जाती है और सबसे पहले अपने बेटे को नींबू पानी बना कर देती है। नींबू पानी पीने के बाद राघव के सर का दर्द थोड़ा सा कम होता है। अच्छा हुआ जो मैंने नींबू पानी पी लिया।
अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन बेटा तू ज्यादा ड्रिंक क्यों करता है? मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, ड्रिंक करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। हमेशा कहा है कि मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी देने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगा। ऐसा कहकर राघव अपने कमरे में चला जाता है और पार्टी के लिए रेडी होने लगता है, जिसके बाद वो तैयार होकर घर से निकल जाता है। ऐसे ही सुष्मिता के चारों बच्चे उससे बहुत ही उखड़ेपन से बात किया करते। सुष्मिता फिर भी अपने चारों बच्चों को बहुत प्यार करती और इसी के चलते सुष्मिता की तीनों गोरी बहुएं उसकी ये हालत देखकर उसके ऊपर हंसती रहती। इस बेचारी की तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं करता, करेगा भी क्या ही कोई इज्जत? इसकी देख नहीं रही हो, घर में नौकरानी की तरह लगी रहती है। वैसे भी ये इसी लायक है, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारी माँ थोड़ी ना है ये। सुष्मिता की तीनों गोरी बहू शुरू में तो उसके साथ बहुत अच्छी थी, लेकिन अब घर का माहौल देखकर वो बहुत बदल जाती हैं और इसी के चलते सुष्मिता सबसे पहले अपनी बेटी के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता ढूंढती है और उसकी शादी कर देती है। बेटी, अपने ससुराल में जाने के बाद अपनी सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझना और कभी भी अपनी माँ की जरूरत पड़े तो याद कर लेना। हाँ हाँ, समझ गई माँ, अब ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, चलो मैं अपने ससुराल के लिए निकलती हूँ। जो ममता सुष्मिता को अपने चारों बच्चों को लेकर थी, उतनी ममता उसके चारों बच्चों में उसको लेकर नहीं थी। इसी के चलते सुष्मिता की बेटी शादी के बाद उसे एक बार भी फोन कॉल या उससे मिलने नहीं आती। वहीं तीनों गोरी बहुएं अपनी ही सास पर अत्याचार करना शुरू कर देती हैं। ये कैसा हलवा बनाया है? कितनी बार समझाया है कि मुझे ज्यादा मीठा पसंद नहीं है और आप हमेशा ऐसा ही करती हो। अरे माँ जी, तुम्हें पता है ना आज मुझे पार्टी में जाना है, अभी तक मेरे कपड़े भी इस्त्री करके नहीं दिया आपने। घर कितना गंदा हो रहा है, क्या तुम सफाई नहीं करती हो? अरे तुम सफाई नहीं करोगी तो क्या घर पर नौकरानी आकर काम करेगी? अपनी तीनों गोरी घमंडी बहू की ऐसी बातें सुनकर बेचारी सुष्मिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह अपनी तीनों गोरी बहू से कुछ नहीं कहती, जिसके बाद वह चुपचाप एक एक करके सारे काम कर लेती है। इसी प्रकार अब उसकी तीनों गोरी बहुएं उसे दिन रात टॉर्चर करने लगती हैं, जिसके चलते सुष्मिता की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने लगती है। हे भगवान, मेरी तो आज तबीयत खराब हो रही है, चक्कर भी आ रहे हैं। अगर काम करने गई तो कहीं चक्कर खाकर गिर ही ना जाऊं। थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, क्या पता मेरी तबीयत ठीक हो जाए। सुष्मिता अपने कमरे में आराम कर रही होती है कि तभी उसकी तीनों गोरी बहू गुस्से से आग बबूला होकर उसके कमरे में पहुंच जाती हैं और उससे कहती हैं, वाह जी वाह, देखो तो सही कैसे पैर पसार कर आराम कर रही हैं यहाँ पर। अरे घर के काम क्या पड़ोस वाले आकर करेंगे? पहले घर के काम तो कर लेती हैं, उसके बाद आराम करते रहती। अरे हम क्या तुम्हें आराम करने के लिए रोकते हैं? और वैसे भी सारा दिन आराम करने के अलावा करती ही क्या हो तुम? यहाँ फ्री फोकट का हमारे पतियों का खा रही हो। ऐसी बात नहीं है, वो तीनों मेरे बेटे भी तो हैं तुमसे पहले, मैंने उन्हें जन्म दिया है। अपनी माँ के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? और मेरी तबीयत खराब हो रही है, इसलिए मैं यहाँ आराम कर रही हूँ। जुबान तो तुम्हारी कैंची की तरह चलती है, थोड़े हाथ पैर भी कैंची की तरह चला लिया करो। फिलहाल तो जल्दी से खड़ी हो जाओ और हमारे लिए नाश्ता बनाओ। अपनी तीनों बहू की बातें सुनने के बाद बेचारी सुष्मिता हार जाती है और बीमारी में उठकर घर के सारे काम करती है और उनके लिए नाश्ता भी बनाती है। इसी के चलते उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। उसे इस हालत में देख तीनों बहुएं डर जाती हैं और अपने पतियों को फोन करके बुलाती हैं, जिसके बाद सुष्मिता के तीनों बेटे उसे अस्पताल में एडमिट करवाते हैं। डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक तो है ना? हमारी माँ को क्या हुआ है? ज्यादा काम करने की वजह से और हमेशा टेंशन में रहने की वजह से उनकी ये हालत हुई है। क्या घर का माहौल हमेशा इसी तरह बना रहता है? डॉक्टर साहब, माहौल की बात यह है कि क्या ही बात बताऊं। अब हमारी एक तरफ पत्नियां हैं तो दूसरी तरफ माँ है। उनके बीच में हम बोलकर लड़ाई को ज्यादा बढ़ावा नहीं देते, इसलिए कुछ कहते ही नहीं। देखिए, फिलहाल उन्हें अच्छा माहौल चाहिए, तभी वो ठीक हो सकती हैं। और वो अपनी बेटी को याद कर रही हैं। जितनी जल्दी हो सके उनकी बेटी को बुला लीजिए। तीनों भाई मिलकर पंक्ति को अस्पताल में बुला लेते हैं। जैसे ही पंक्ति आती है, सुष्मिता उसे अकेले में बात करने के लिए बुलाती है। पंक्ति अपनी माँ से पूछती है, माँ क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हो ना?
सुष्मिता अपनी बेटी को देखते ही रो पड़ती है और रोते हुए उसे उसकी भाभीयों के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर पंक्ति को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह अपनी माँ से कहती है, ये हमारी ही गलती है माँ। बचपन से हमने घर का माहौल ही ऐसा रखा और हमेशा आपसे बहुत बुरे बर्ताव से बात की। यही सब हमारी भाभीयों ने देखा और इसी के चलते उन्होंने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया। किसी ने आपकी कभी इज्जत ही नहीं की, लेकिन अब नहीं माँ, अब कोई ऐसा नहीं करेगा। मैं सबको समझाऊंगी। पंक्ति अपने चारों भाइयों को अपनी माँ की हालत की असली वजह बताती है, जिसके बाद वो तीनों मिलकर अपनी पत्नियों से कहते हैं, माँ की इस हालत की असली वजह हम सभी हैं, और अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन दोबारा ये नहीं होना चाहिए। तुम तीनों में से कोई भी हमारी माँ से फालतू नहीं बोलेगा, और हाँ, मेरी माँ घर के कोई काम नहीं करेगी। सही कहा आप लोगों ने। हम तीनों को भी अपनी गलती का एहसास है। आइंदा हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे और अपनी सास को अपनी माँ जैसी समझेंगे। सुष्मिता की इस हालत की वजह से सभी लोगों में अकल आ जाती है और उस दिन के बाद से वो सभी सुष्मिता की इज्जत करने लगते हैं। देखते ही देखते सुष्मिता की तबीयत ठीक हो जाती है और अब वह अपनी तीनों गोरी बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। इस स्टोरी के चलते हमें ये सीख मिलती है कि हमें शुरू से अपने घर का माहौल हमेशा अच्छा बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि जो हमसे बच्चे या हमारे आने वाले परिवार के मेंबर हमें करते हुए देखते हैं, वो सब वही करते हैं और इस चीज को दोहराते हैं। और हमेशा हम लोगों को बड़ों की इज्जत करनी चाहिए।